हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि इस मैराथन क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपी डीएलएड के डीएलएड परीक्षा के विषय के हमारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण जो कि द्वितीय वर्ष का विषय है उसकी आज मैराथन क्लास यानी कि इसके सभी इकाइयों की एक साथ क्लास हम लेकर आए हैं। यानी इस मैराथन क्लास में इस पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विषय की सभी इकाइयों को एक साथ हम डिस्कस करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से जो प्रश्न आए हैं उनके उत्तर भी देखेंगे, साथ ही साथ आने वाले डेट की परीक्षा में जो संभावित प्रश्न होंगे उन सबको देखेंगे। तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट ये मैराथन क्लास होने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इसके पहले के मैराथन क्लासेस आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लीज चेक करेंगे, आपको मिल जाएंगी। और आने वाली डेट की जो बची हुई परीक्षा है उसके लिए भी मैराथन क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पर रखें ताकि आप वीडियो मिस ना करें, उसकी मैराथन क्लास भी जरूर आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि जैसे डेट की परीक्षा समाप्त होगी हमारा जो दूसरा चैनल है स्टडी क्लास एमपीटेड एंड सीटेड, उस पर हम शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेड की परीक्षा इसकी जो तैयारी है शुरू कर देंगे। डीएड की परीक्षा के तुरंत बाद उसकी तैयारी वहां पर शुरू हो जाएगी, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। वहां पर हम जो शिक्षक भर्ती तैयारी जरूर कराएंगे। तो आप भी अगर शिक्षक भर्ती तैयारी करना चाहते हैं सीटेड की, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की, तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टडी क्लास एमपीटेड एंड सीटेड, वहां से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक से, या फिर यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च करेंगे स्टडी क्लास एमपीटेड सीटेड तो वहां से भी चैनल आ जाएगा। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा तैयारी जरूर हो पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करें, बात करें इकाई 1 की। तो इकाई 1 जो हमारा है उसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं। यानी जो पर्यावरण अध्ययन करते हैं उसके लिए अवधारणा क्या बनी, यानी क्या आमतौर पर देखा जाता है कि पर्यावरण अध्ययन मतलब क्या। ठीक, इस एक इकाई पर कुल अंक आवंटित है 10, टोटल मार्क्स जो इस पर अलॉटेड है वो 10 है। कितने मार्क्स? 10। यानी इस एक इकाई जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाएं को पढ़कर समझकर आपको कुल 10 अंक हासिल हो सकते हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़े और देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को। सबसे पहला यहां पर जो प्रश्न होगा हमारा कि प्रकृति का महत्व समझाइए कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसका महत्व क्या है। ठीक है, किताबी भाषा का तो हम छोड़ दे अलग से, अभी मैं थोड़ा सा जैसा आपको बताऊं कि आप देखिए इस संसार में जितना भी जीवन फल फूल रहा है, चाहे पशु पक्षी प्राणी है ना, कोई भी हो, जानवर कोई भी हो, आप देखो वो सबका जीवन प्रकृति से ही है, नेचर से ही है। हम और आप पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है, सारे पक्षी भी पौधों पर डिपेंडेंट है पेड़ पर ऑक्सीजन के लिए, और वो हमें वही पेड़ों से मिलता है। पेड़ कहाँ डिपेंडेंट है? पेड़ निर्भर करता है पानी पर, हवा पर, धूप पर, साथ ही साथ किस पर? भाई जमीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर। ये सब कुछ कहां से है? प्रकृति। हम जो सांस लेते हैं प्रकृति, हम जो संसाधनों रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं प्रकृति, हमारा जो खाना आता है प्रकृति, है ना। तो याद रखिएगा हम प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर हैं। ठीक, तो ये जानिए, जिसका महत्व बताना बहुत आसान है, अपने शब्दों में बताया जा सकता है, पर थोड़ा सा किताबी भाषा अगर हम देख लें तो जीवन का जो आधार है वो प्रकृति ही है ना भाई। हवा, पानी, भोजन, ये संसाधन सब कुछ कहां से मिलते हैं? प्रकृति से। और क्या भाई? पारिस्थितिक संतुलन यानी इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी जितने भी जीव जंतु मौजूद है उन सब में एक बैलेंस बनाना है ना, उसमें एक संतुलन बनाने का काम प्रकृति ही करती है। और क्या? मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। अब आप बोलोगे सर ये इकोलॉजिकल बैलेंस प्रकृति कैसे करती है? बचपन में हम सब ने आहार श्रृंखला, फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा। हमने देखा कि आप देखो कि शेर, ये हमारी सरकार जो है शेर वगैरह बचाने की बात क्यों करती है? शेर, तेंदुआ ऐसे जानवर क्यों? क्योंकि भाई ये क्या करते हैं? शाकाहारी जीवों को खाते हैं। अगर ये शाकाहारी जीव जैसे कि हिरन, जेब्रा, इन सबको ना खाए तो ये शाकाहारी जीव किसी भी पौधे को खा जाए, वो कभी पेड़ ही ना बन पाए। तो इसीलिए पेड़, नए नए पेड़ बनते रहे, पौधे बड़े होते रहे, तो इन शाकाहारी जीवों को मारकर, इनका शिकार करके जो टाइगर हैं, बाघ है, ये सब क्या करते हैं? इनकी संख्या कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, इससे संतुलन बना रहता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। जी हाँ, हमारा मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य जो है या औषधि एवं शांति, ये सब कुछ कहां से मिलता है? प्रकृति से मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रकृति बहुत आवश्यक है। आप देखिए जब भी आप, मैं एग्जांपल आपने देखा होगा, मैंने कई बार अपने फोटोज पोस्ट करते रहता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, जहां मैं नदी किनारे, जहां मैं तालाब के पास, जहां मैं जंगलों के बीच जरूर जाता हूँ। यानी जब भी मैं ऊब जाता हूँ, जब भी मैं थक जाता हूँ मानसिक रूप से, तो मैं किसी दुकान, किसी शॉप, किसी आप कह सकते हो डिस्को वगैरह नहीं जाता, है ना। मैं कोशिश करता हूं मैं प्रकृति के बीच जाऊं, जहां शांति हो, पेड़ पौधे हो, पानी हो, है ना, जीव जंतु हो। अक्सर आप मेरी फोटोज वहां देख पाएंगे, यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट हमारी देखते होंगे, फॉलो करते होंगे, या इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करते होंगे तो वहां भी देख पाएंगे। ठीक है, तो वहां आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। तो मैं प्रकृति में ही जाता हूँ ताकि हमारे क्या हो सकता है भाई, आप कह सकते हो तनाव दूर हो जाता है ना, मानसिक शांति मिलती है, हमारे लिए दवाई का काम करती है वो। ठीक, आर्थिक और औद्योगिक विकास का स्रोत। अभी आप
आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल, औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल, है ना, इंडस्ट्रीज, इस तरह का जो विकास हो रहा है, यानी हमारी जो कंपनियां चल रही हैं, हमें जो पैसा मिल रहा है, वो सब कहाँ से है? प्रकृति पर ही निर्भर करता है। प्रकृति नहीं तो आप देखिए पेड़ नहीं तो रबर की फैक्ट्री नहीं चलेगी, पेड़ नहीं तो आप देखोगे बहुत सारे फल फ्रूट उनकी फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, बहुत पेड़ नहीं तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे होंगे जहां कागज नहीं बनेंगे, वो फैक्ट्री नहीं चलेंगी। यानी प्रकृति से पैसा भी आ रहा है, साथ ही साथ प्रकृति पर हम निर्भर भी हैं और हमारे कई सारे उद्योग जो है निर्भर हैं। फिर जलवायु और मौसम पर नियंत्रण, जी हाँ, वेदर, क्लाइमेट, है ना, इन सब पे कंट्रोल रहता है ग्लोबल चीजों पर। फिर सौंदर्य और प्रेरणा का स्रोत, प्रकृति हमारे लिए सौंदर्य का, प्रेरणा का, मोटिवेशन देती है, खूबसूरत है प्रकृति। आप कितना भी आर्टिफिशियल पेड़ गमले घर में लगा लो, लेकिन जो प्रकृति में असली पेड़ पौधे देते हैं, जो सुंदरता उनमें होती है, कहीं नहीं मिलती, है ना। क्लियर, ठीक। तो ये हो गया प्रकृति का महत्व। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल हमारा रहेगा भाई कि एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? जो एनसीएफ आया था, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो रहेगा उसका ढांचा जो था, उसके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो अगर उसके 5 मार्गदर्शक सिद्धांतों की बात करें, नंबर 1, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। पहला सिद्धांत कि जो भी ज्ञान होगा, अब 2005 में एनसीएफ यानी पूरे देश के लिए जो सिलेबस बनाया गया था, पाठ्यक्रम डिसाइड किया गया था अलग अलग क्लास के लिए, उस पाठ्यक्रम में, उस सिलेबस में क्या खास था? उसमें पहला सिद्धांत ये था कि जो भी ज्ञान होगा इन किताबों में, यह बाहर के जीवन से जरूर जुड़ा हो। ठीक है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा, पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना, यानी पढ़ाई रटने की चीज ना रहे। और क्या, परिचर्या का पाठ्यपुस्तक केंद्रित न कर बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि जो आप कह सकते हो पाठ्यचर्या यानी कि सिलेबस या पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम एक ही होता है, तो ये जो है ये किताब पर फोकस न करके बच्चों पर फोकस करें, बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर ज्यादा क्या करें, ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, तो पाठ्यचर्या जो है पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास करें। क्लियर। और क्या, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। ये जो परीक्षा प्रणाली होगी पूरी सी, यानी आप कह सकते हो कि जो एग्जाम सिस्टम जो होगा, इसको कैसा बनाना, लचीला बनाना। इससे लचीला बनाया जाएगा, आसान थोड़ा बनाया जाएगा, साथ ही साथ इसे कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, यानी क्लासरूम की जो एक्टिविटीज होती है उससे जोड़ना। और क्या, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताओं और मूल्यों का विकास करना, यानी पाठ्यक्रम ऐसा होगा जिसमें लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, है ना, और हमारी जो राष्ट्र में जो जरूरतें हैं, जैसे कि आप कह सकते हो देशभक्ति हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गई, समानता हो गई, इन चीजों को बढ़ावा देना। यानी पाठ्यक्रम में ऐसी चीजें शामिल हो जो इन चीजों को बढ़ावा देती हूँ। ठीक है, तो आप जितना भी आप देखोगे हमारे जो सिलेबस है, किसी भी क्लास में हमने पढ़ा, ऐसी देशभक्ति की चीजों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है, हमारी किताबों में ऐसी चीजें लिखी होती हैं। तो ये सब एनसीएफ 2005 की क्या है, ये सारी की सारी एनसीएफ 2005 की विशेषताएं हैं, खासियतें हैं जिन पर ये आधारित था। ये वो सारे सिद्धांत हैं जिन पर एनसीएफ आधारित था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई हमारा कि पर्यावरण पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो पर्यावरण पाठ्यक्रम यानी पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का जो सिलेबस होता है ना, जब उसको बनाते हैं तो क्या ध्यान में रखकर बनाते हैं, किन सिद्धांतों के आधार पर, कौन से प्रिंसिपल्स के आधार पर जो है ये पर्यावरण का पाठ्यक्रम जो है बनता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहला कि भाई बाल केंद्रितता का सिद्धांत, यानी पर्यावरण का जो सिद्धांत रहेगा पहला कि बाल केंद्रित होगा, यानी पर्यावरण विषय की अगर जानकारी देंगे तो बच्चे को ध्यान में रखकर बाल केंद्रित जानकारी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। दूसरा भाई जीवन से संबंधता का सिद्धांत, यानी जो भी पर्यावरण में पढ़ाया जाएगा वो हमारे जीवन से संबंध रखता हो सीधा सीधा। ठीक है, जीवन से संबंधता। और व्यवहारिक और क्रियाशीलता का सिद्धांत हो, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यानी कि व्यवहारिक और क्रियाशीलता, यानी ऐसी चीज इसमें लिखो जो व्यवहार में, असली जीवन में आ सके, प्रैक्टिकली हो सके, है ना, ऐसा। फिर लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी यहाँ बहुत चीजें फ्लेक्सिबल हो, लचीले हो, यानी कि बहुत आसान हो थोड़ी सी, है ना, ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाए। समेकित या अंतर विषय दृष्टिकोण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी ऐसी चीजों जिस ऐसा इसमें सिद्धांत हो, ऐसा प्रकृति के बारे में बात की जाए जहां सबको शामिल करने की बात हो, जहां समेकित शिक्षा की बात हो, जहां समेकित रूप से पर्यावरण को बचाने की बात हो, है ना, ये होगा हमारा क्या, प्रिंसिपल। ये इसके सिद्धांत हैं। ये सारे सिद्धांत वो सिद्धांत हैं जब जिन्हें ध्यान में रखा जाता है जब हम पर्यावरण का पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं, जब हम पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट का सिलेबस पाठ्यक्रम बनाते हैं, तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना था ना, इन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पर पर्यावरण का, इन्वायरमेंट का सिलेबस बनता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए। अगला सवाल हमारा है पर्यावरण शिक्षा जो है वो पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा है। पर्यावरण शिक्षा जो है पर्यावरण के माध्यम से सिखाते हैं, क्योंकि भाई आप देखोगे ना पर्यावरण के बारे में सिखाना है, पेड़ पौधों के बारे में सिखाना है, और इस हमारे चारों ओर जो चीज चल रही है वो पर्यावरण है,
और ये हम सिखाते भी कहाँ है, इसी चारों ओर के बीच में रहकर सिखाते हैं ना। तो पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा है, इस कथन को स्पष्ट करना है। तो पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा है, इस कथन के अगर मुख्य आधारों की बात करें, है ना, मुख्य आधार बात करें क्या क्या इस कथन को क्या चीजें साबित करती हैं, सपोर्ट करते हैं ऐसे स्टेटमेंट। तो नंबर 1, पर्यावरण एक जीवंत प्रयोगशाला है। पर्यावरण हमारे लिए क्या है, एक लाइव प्रैक्टिकल लैब है। आप पर्यावरण में चारों तरफ चीजें देख पाते हो। हम अपने बाजू में पेड़ पौधा देख रहे हैं, वो क्या है, हमारे घर के आंगन में पेड़ पौधे हैं, वो क्या है, वो एक पर्यावरण का ही हिस्सा है, प्राकृतिक चीजें ही हैं। तो हम पर्यावरण के बीच में रहकर ही पर्यावरण की शिक्षा लेते हैं। दूसरा, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अधिगम, इसमें सामने प्रत्यक्ष रूप से, है ना, हमारे सामने जो चीज होती है, रियलिटी में जो चीज होती है, उससे हम सीखते हैं ना, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा, एक्सपीरियंस द्वारा सीखते हैं। तो और क्या, व्यवहारिक और वास्तविक समस्या से जुड़ना, है ना, जो व्यवहारिक यानी कि भाई आप कहोगे जो रियल लाइफ में, है ना, रियल लाइफ में जरूरी हो, और एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स होंगे हमारे देश में, हमारे पर्यावरण में, हमारे समाज में, उनसे जुड़ पाएंगे। ठीक है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। इंद्रिय जनित शिक्षा, ऐसी शिक्षा जो इंद्रियों से जनित हो, सेंसरी लर्निंग। ठीक, और अंतर विषय दृष्टिकोण यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी ऐसा हमारा दृष्टिकोण हो जो विषय को गंभीरता से ले, विषय को एकदम अंदरूनी तरीके से समझे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, पर्यावरण से शिक्षा का मतलब है, पर्यावरण शिक्षा से मतलब है पर्यावरण में ही शिक्षा लेना ना, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा। हम जो पर्यावरण पढ़ते हैं, नेचर के बारे में जो पढ़ते हैं, वो हमें नेचर से ही पता चलता है। ठीक, तो यही उस कथन के बारे में बताया था। उस कथन संबंधित जो चीजें आप ध्यान रखेंगे, पर्यावरण की तारीफ कर देनी, पर्यावरण में क्या क्या खासियत महत्व है वही बता देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा का महत्व बतलाइए। जो पर्यावरण शिक्षा है यानी कि इन्वायरमेंट एजुकेशन है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। तो हम पहले थोड़ी लिख सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण शिक्षा के कई महत्व है, उनमें से कुछ प्रमुख महत्व नीचे दिए जा रहे हैं, ऐसा हम लिख देंगे। ठीक है, नंबर एक देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका भाई क्या करना, संरक्षण करना, यानी कि उनको बचाना, कंजर्व करना। नंबर 2, पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता, यानी कि पर्यावरण में जो समस्याएं हैं उनके प्रति अवेयरनेस लाना। जैसे पर्यावरण में प्रदूषण है, पर्यावरण में आप देखोगे बढ़ती हुई जनसंख्या है, पर्यावरण में आप देखोगे वनों को काटना हो, डिफॉरेस्टेशन हो गया, है ना, पानी को प्रदूषित करना, पोल्यूशन हो गया, संसाधनों का असीमित उपयोग करना। ठीक है, ये सब चीजें जो है पर्यावरण की गतिविधियों में हानि आती है, पर्यावरण की समस्याएं हैं। ठीक है, इनके प्रति जागरूक होना होगा, सब बताना पड़ेगा। बहुत लोग तो जानते नहीं कि नदी के खराब होने से क्या ही होता है, बहुत लोग जानते नहीं एक पेड़ के काटने से क्या होता है। तो ऐसे लोगों को पहले जागरूक करो कि पर्यावरण क्यों जरूरी है, तो वो अपने आप पर्यावरण को बचाएंगे। ठीक है, और क्या भाई, सकारात्मक व्यवहार और आदतों का विकास करना, है ना, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव व्यवहार, यानी सभी लोग सकारात्मक व्यवहार दिखाएं, एक दूसरे के साथ सहयोग, पर्यावरण को बचाने की अप्रोच, साथ ही साथ और कई सारी आदतों का विकास करना, है ना, ऐसे आदतों का विकास करना जिसमें सकारात्मक चीजें की बात हो। और क्या, सतत विकास, यानी आप कह सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ज्ञान। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यानी ये भाई सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है बता दूं, तो ऐसा विकास, ऐसा आप कह सकते हो डेवलपमेंट जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना हो, है ना, द डेवलपमेंट विच टुक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी ऐसा विकास जो हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा बिना हो और आने वाली भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों से समझौता किए बिना हो, ऐसे विकास को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब विकास। अब आपने जंगल काट के बिल्डिंग्स बना दी, विकास तो किया आपने, कि आपने नए नए घर बना लिए, विकास है, लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, ये सतत विकास नहीं है। सतत विकास हमेशा चलता है। ठीक है, लेकिन एक बार आपने रोड बनाने के लिए पेड़ काट दिए, फिर वहां कभी पेड़ नहीं लगाया आसपास, तो ये सबका सतत विकास नहीं, सिर्फ विकास है। ठीक है, नेक्स्ट भाई, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार। ठीक है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार, ये भी पर्यावरण शिक्षा का महत्व है। पर्यावरण शिक्षा देने से स्वास्थ्य में, शिक्षा में, इन सब में क्या होता है, सुधार होता है। क्लियर है, तो ये जितने भी आप पॉइंट देख रहे हो, ठीक है, 5 पॉइंट, ये सब के सब क्या है, पर्यावरण शिक्षा के महत्व है, इंपॉर्टेंस है। क्लियर है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न देखिए, उससे पहले हम अब सेकंड इकाई पर आ जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, इकाई 1 के प्रश्न उत्तर खत्म हो चुके हैं। इकाई 2 की बात करें तो इसका नाम ही है बच्चों के विचारों को समझना। इकाई 2, बच्चों के विचारों को समझना, यानी बच्चों के जो थॉट्स, विचार होते हैं उसके बारे में बात होगी, उसको समझने की बात होगी। तो इस इकाई पर बच्चों के विचारों को समझना इकाई पर भी कुल अंक आवंटित है 15। टोटल मार्क्स कितने अलॉटेड है, 15। इस पर 15 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, 15 किस पर पूरी तरह से आवंटित किए गए हैं। इकाई का नाम ही है बच्चों के विचारों को समझना। क्लियर है, चलिए तो बच्चों के विचारों को समझना, इसके बारे में बात करते हैं, आगे देखते हैं। पहला, बालक पर्यावरण का ज्ञान कैसे हासिल करता है, बालक को इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का ज्ञान कैसे होता है। ठीक है, तो भाई बालक को पर्यावरण का ज्ञान तो पहले तो खुद ही देख लेता है, वो पर्यावरण आसपास पेड़ पौधे देख रहा है, जीव जंतु देख रहा है, क्या है वो पर्यावरण है। हवा, पानी, बादल, नदी, ये सब देख रहा है, वो क्या है,
पर्यावरण है। तो बच्चा पर्यावरण का ज्ञान खुद से सीखता है, यानी एकदम रियल लाइफ में देखता है ना, या तो फिर इसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष अवलोकन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, है ना, खुद ही देखकर सीखता है, खुद ही देखकर पर्यावरण से पहले उसका ज्ञान मिलता है। दूसरा भाई इंद्रिय जनित अनुभव, यानी सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी इंद्रियों से उसका अनुभव करते हैं हम। जैसे पेड़ या नदी हो गया, इसको हम कैसे अनुभव करेंगे? पेड़ को हम आंखों से देखेंगे, इंद्री के माध्यम से, है ना। पानी को हम बहते हुए सुनेंगे, कान के माध्यम से। पानी अगर हमारे पैरों को छूकर, पानी में हाथ डालेंगे, पैरों को छूकर बहेगा, तो हम इसे छूकर भी बता दिए। ये भी सब सेंसरी, यानी ये सब जो है हमारे इंद्रियों से आने वाला अनुभव है। पर्यावरण के बारे में बच्चा इसी से सीखता है। फिर बड़ों का अनुकरण, बच्चों को फॉलो करके इमिटेशन एंड इमिटेशन ऑफ एल्डर्स, यानी बच्चों बड़े लोगों की नकल करना, उन्हें उनकी तरह काम करना, उनकी तरह दिखना, उनकी तरह एक्शंस करना, इससे ही बच्चे सीखते हैं, है ना, बड़ों का अनुकरण करके। खेल और खोज गतिविधियां, प्ले एंड एक्सप्लोरेशन, खेल और खोज गतिविधियां भी होंगी। जी हाँ, खेल और खोज की गतिविधियां, यानी ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स, ऐसे ऐसे एक्टिविटी कराई जाती है बच्चों से, जिससे उन गतिविधियों से बच्चे प्रकृति के बारे में और ज्यादा ढूंढते हैं, और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, और ज्यादा वो पर्यावरण के बारे में आप कह सकते हो बहुत ज्यादा सीखते हैं। फिर लास्ट जिज्ञासा और प्रश्न उत्तर, यानी क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन आंसर, है ना, क्वेश्चनिंग, यानी ये क्यों होता है, सूरज इधर से डूब के इधर क्यों डूब जाता है, पेड़ ऐसे हरे क्यों दिखते हैं, पेड़ धूप से कैसे खाना बनाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न करने से बच्चा और सीखेगा उनके बारे में, है ना। तो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, बच्चों के अंदर प्रश्न पूछने की जिज्ञासा लाना, और फिर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर के लिए उत्साहित रहना, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक है, इन सब से ही बालक पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करता है, वो इनसे ही पर्यावरण का ज्ञान वो सीखता है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। अगला हमारा सवाल है कि बच्चे की समझ पर्यावरण के लिए क्या है? बच्चे की समझ पर्यावरण के लिए क्या है, यानी बच्चा पर्यावरण को कैसा मानता है? बच्चा पर्यावरण को कैसा मानता है? वो देखता है कि पर्यावरण में जिंदा मुर्दा दोनों चीज पाई जाती है, यानी जीव में सजीव निर्जीव दोनों चीज पाए जाते हैं। उसका नजरिया है कि पर्यावरण में कुछ चीजें असली होती है, जीवित होती है, कुछ नहीं। ठीक है, दूसरा इंद्रिय जनित अनुभव, यानी पर्यावरण के बारे में बच्चा हमेशा जो भी अनुभव लेता है वो अपनी इंद्रियों से, यानी किसी से सुनकर, आंखों से देखकर, खुद उसे महसूस कर कर, तो इंद्रियों द्वारा जनित अनुभव होता है। और क्या, प्रकृति से सहज जुड़ाव, है ना, जो लोग भी पर्यावरण के बहुत नजदीक होते हैं, पर्यावरण को जानते मानते हैं, तो पर्यावरण प्रकृति के नजदीक होते हैं, यानी बाग बगीचा, पेड़ पौधे, खेत खलिहान, नदी तालाब, पानी, है ना, ये सब क्या है भाई, इनसे अगर हम इंटरेक्ट करेंगे, इनसे अगर हम मिलेंगे जुलेंगे ना, तो होगा क्या, इनके बीच हम रहेंगे तो हमें पर्यावरण की समझ बढ़ जाएगी, है ना, और ज्यादा पर्यावरण के बारे में जान पाएंगे। और क्या, आत्म केंद्रित समझ, सेल्फ सेंटर्ड कब कह सकते हो ना, आत्म केंद्रित, यानी खुद को ही केंद्र में रख करके मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर्यावरण में मैं मेन हूं, मैं ही पर्यावरण को बचा सकता हूं, या मैं ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा हूं, मेरी गलती। तो ये सब आप कर सकते चाहे तो। आत्म केंद्रित शिक्षा, आत्म केंद्रित समझ जो है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अवलोकन आधारित समझ, यानी कि इसमें ऑब्जर्वेशन आधारित, ऑब्जर्वेशन बेस्ड जो समझ होगी वो, यानी कि आप देखोगे पर्यावरण के लिए सब क्या है, जरूरी है ना। बच्चा पर्यावरण को ऐसा ही समझता है, इन सब चीजों को वो नहीं समझता कि कोई व्यक्ति अगर इस तरह से रह रहा है, इस तरह से कपड़े पहने हैं तो क्यों रह रहा है, वो बस अपने हिसाब से पर्यावरण को जानता, सुनता, समझने की कोशिश करता है। क्लियर है, बच्चे की समझ पर्यावरण के लिए क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पियाजे के सिद्धांत की अवधारणा बताइए। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिए थे प्रकृति पर्यावरण के बारे में, है ना, उसमें रहते हुए, तो उन सिद्धांतों की बात करेंगे। पियाजे के सिद्धांत की अवस्थाओं, अवस्थाओं नहीं, अवधारणा, यानी उसके बारे में क्या क्या माना जाता है। ठीक है, तो पियाजे के सिद्धांत की कुछ मुख्य अवधारणाओं के नाम इस प्रकार है। नंबर 1 अनुकूलन, एडाप्टेशन, है ना, यानी कि आप जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसे भाई अडॉप्ट कर लीजिए। ये सिर्फ हमारे लिए है ऐसा नहीं है, ये बच्चों के लिए भी है, शिक्षकों के लिए भी है। फिर आप देखोगे आत्मसातीकरण, यानी एजिमिलेशन, यानी खुद को जानना, खुद को पहचानना, खुद को साधना, ये आत्मसातीकरण, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद समविष्टीकरण, समायोजन, यानी कि एक साथ सबको शामिल करना, अकोमोडेशन, अपने रोजमर्रा में, जीवन में, सब चीजों में प्रकृति को शामिल करना, नेचर को शामिल करना। और क्या, साम्य धारण संतुलन, यानी इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण संतुलन, यानी कि भाई इक्विलिब्रेशन, यानी ऐसा इस सिद्धांत के हिसाब से कोई भी चीज इक्विलिब्रियम यानी संतुलित होनी चाहिए, ना ज्यादा इधर ना ज्यादा उधर, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा किसी भी चीज का। और स्कीमा भी रहेगा। तो ये जितना भी आप देख पा रहे हो ये सब पियाजे के सिद्धांत में था। उन्होंने पर्यावरण को लेकर जो अपने सिद्धांत, जो प्रिंसिपल दिए कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा करना होता है, ये सब जो है जीन पियाजे के सिद्धांत में रहेगा, ठीक है, उनके उदाहरणों में रहेगा, तो ध्यान जरूर रखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भाई समस्या समाधान विधि क्या है, इसके दोषों की विवेचना कीजिए।
समस्या समाधान विधि, है ना। समस्या समाधान विधि मतलब समस्या को सॉल्व करना, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली मेथड, इसे समस्या समाधान विधि बोलेंगे। और इसके दोष भी कुछ होंगे, उन दोषों के उनके गुणों की भी हम विवेचना करेंगे, जानेंगे। तो भाई देखिए, सबसे पहले आप थ्योरी लिख लीजिए कि समस्या समाधान के दोषों के नाम इस प्रकार है। पहले इंट्रोड्यूस करो, बताओ सबको कि समस्या समाधान जो विधि होती है, ऐसी मेथड विधि जो समस्या का समाधान करने के लिए उसके भाग हम है कि नहीं, और है तो कैसे बने, ठीक है। फिर समय की अधिक खपत, इससे समय वेस्ट नहीं होगा, समय जो है ज्यादा नहीं जाएगा। फिर सभी विषयों के लिए अनुपयुक्त, यानी इस तरह की पढ़ाई लिखाई, इस तरह का जो विधि है पढ़ाने की, ये सबके लिए काम नहीं आ सकती। और क्या, प्राथमिक कक्षाओं के लिए कठिन, इस तरह की विधि जो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक कक्षा है उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। फिर इसमें क्या हो गया, योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, इसमें योग्य और प्रशिक्षित यानी कि कई सारे टैलेंटेड और ट्रेनिंग दिए हुए टीचर्स नहीं है, इनकी कमी होती है। इस कारण से भी इस विधि में थोड़ी गड़बड़ी आती है। यानी समस्या समाधान विधि के लिए, ऐसी विधि से पढ़ाने के लिए टीचर अच्छा से पढ़ा लिखा होना चाहिए, टीचर अच्छे से ट्रेंड होना चाहिए, बट नहीं हमारे इसमें, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों और का संदर्भ सामग्री का अभाव, यानी पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में जो भी सामग्री चाहिए, जैसे किताब में एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा है तो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या सामान लगता है हमें लाकर रखना पड़ेगा, ठीक है, उसकी जरूरी है, पर ये हमारे स्कूल में है ही का, तो पाठ्य पुस्तकों और संदर्भ सामग्री का अभाव है, ठीक है। ये सारी समस्याएं सामने आ रही है, ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले सवाल की बात करें, अगला सवाल है, बच्चों में ज्ञान अर्जन की विधियों का वर्णन कीजिए। बच्चों में जिससे ज्ञान हासिल होता है, बच्चे जिस मेथड से ज्ञान हासिल करते हैं, उन विधियों के बारे में बताइए। द मेथड विच आर यूज्ड टू लर्न बाय, कह सकते हो स्टूडेंट्स, है ना, बच्चों के द्वारा, ठीक। तो नंबर 1 देखिए, अनुकरण विधि, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इमिटेशन, हम दूसरों को देखकर नकल करके ही सीखते हैं, तो पहली विधि क्या है, इमिटेशन मेथड। नंबर 2 भाई, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, किसी भी चीज को ऐसा होता है वैसा होता मानना नहीं, उसे कर कर देखना फिर यकीन करना, लर्निंग बाय डूइंग। फिर खेल विधि, प्लेवे मेथड, है ना, ऐसा विधि जिसपे खेल खेल में हम जो सिखाना चाहते बताना चाहते बना सके। और क्या, निरीक्षण और अवलोकन की विधि, ऑब्जर्वेशन, है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे आप देखोगे कि बच्चों में जो ज्ञान अर्जन होता है, ठीक है, उसमें जो विधियां वो इस्तेमाल करते हैं उसे ध्यान में रखना है ना। तो उसमें से ये भी रहेगा कि निरीक्षण और अवलोकन की विधि भी बहुत काम आती है इसमें बच्चों को ज्ञान हासिल करने में। और लास्ट, जिज्ञासा और प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि क्यूरियोसिटी और क्वेश्चनिंग, ये हमने अभी भी पढ़ा, इस पर बहुत ध्यान देना, याद रखिएगा, जिज्ञासा और प्रश्नोत्तर विधि, इस पर भी ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब बच्चों में ज्ञान अर्जन करने की विधियों का वर्णन, यानी इन मेथड से, इन आप कह सकते हो विधियों से बच्चे ज्ञान हासिल करते हैं, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब हमारी इकाई 3 ही चालू हो जाएगी, ठीक है, इकाई 2 कंप्लीट हो गई, अब हम इकाई इसकी 3 की बात करेंगे। तो इकाई 3 जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण और आकलन, यानी कि इस इकाई 3 पर, इस पर हम इस पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण और इसके आकलन टॉपिक पर बात करेंगे। यानी पर्यावरण शिक्षण, पर्यावरण जो इन्वायरमेंटल स्टडीज या पर्यावरण अध्ययन जो करते हैं उसको जो सिखाते हैं उसका भाई आकलन, है ना, इवैल्यूएशन। साथ ही साथ इस इकाई पर हम देखेंगे जो अंक काउंटिंग था 15, यानी इस तीसरी इकाई पर टोटल 15 मार्क्स अलॉटेड है, यानी इसको पढ़कर आप कितने अंक हासिल कर सकते हो, 15 अंक हासिल कर सकते हो। तो इसका आप अंदाजा लगा लो कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है। चलिए बिना देरी के बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि बच्चों द्वारा बनाया गया चित्र क्या उनकी मानसिक दशा को बताता है। यानी बच्चे जब कोई चित्र बनाते हैं तो उससे उनकी मानसिक दशा यानी कि उनका मेंटल स्टेटस जो है सामने आता है। तो उसी की हम बात करेंगे। तो बच्चों द्वारा बनाया गया चित्र क्या उनकी मानसिक दशा को बताता है, यानी अगर कोई चित्र बनाता है तो उनसे मेंटल स्टेट पता चलता है क्या, है ना, इसी की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला एक, तो भाई बच्चे अगर जब कभी कोई चित्र बनाते हैं तो वो किन रंगों का चुनाव करते हैं, एकदम नीरस शांत कैसे रंग, या फिर तड़क भड़क एकदम ऐसे रंगों का प्रयोग। तो जो रंगों का चुनाव होता है ना, इससे पता चल जाता है कि बच्चे किस तरह के मानसिक स्थिति में है ना, इससे उनका मानसिक स्थिति, उनका मेंटल स्टेटस लेवल पता चल जाता है। ठीक, दूसरा पेंसिल का दबाव, बच्चे बहुत दबाव से बहुत गहरे से गड़ा के लिख रहे हैं या हल्के हाथों से लिख रहे हैं, इससे ही पता चलता है। तो पेंसिल का दबाव यानी कागज पर जब बहुत गहरा दबाव पड़ता है तो बच्चों के भीतर के तनाव या आक्रामकता को प्रकट करता है, यानी बच्चे के अंदर कितना तनाव है, कितनी आक्रामकता है ना, ये सब चीजें। फिर आकृतियों का आकार, भाई वो जो आकृति बना रहा है बच्चा उसका आकार कैसे दिया उसने, ठीक है। बहुत छोटे चित्र बनाना आत्मविश्वास की कमी है और असुरक्षा की भावना को इशारा करता है। अगर बच्चे बहुत छोटे चित्र बना रहे हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम है ना, उनमें आप कह सकते हो कि आत्मविश्वास ज्यादा नहीं है, आत्म सुरक्षा की भावना थोड़ी कमी है, उनमें थोड़ा सुरक्षा ज्यादा है, इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है ऐसे बच्चों में। फिर पारिवारिक चित्रण, है ना, परिवार के सदस्यों के बीच की दूरी,
फिर या उनके आकार से बच्चों के रिश्तों के प्रति लगाव भी पता चल जाता है। अगर मैं इसका उदाहरण दूं आपको, आप सबने शायद तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, है ना, वो मूवी तारे जमीन पर, जिसमें वो लड़का क्या होता है, वो थोड़ा पढ़ने में कमजोर होता है, कमजोर इससे कि उसका दिमाग बहुत अलग अलग जगहों पर चलता रहता है, बच्चे चंचल होते हैं। साथ ही साथ उसे एक बीमारी होती है अक्षर को न समझ पाना, शब्दों के बीच अंतर न समझ पाना, पर इसको तो कोई बीमारी मानता भी नहीं है, कि उन सबको लगता है कि पढ़ना ही नहीं चाहता, बेवकूफ है, जानबूझ के ऐसा करता है। तो उसके माँ बाप उसको मारते डांटते रहते हैं, खासकर उसके पिताजी, और उसे फिर बोर्डिंग स्कूल घर से निकाल के दूसरे स्कूल हॉस्टल डाल देते हैं। तो बच्चा ऐसा चित्र बनाता है जिसमें धीरे धीरे अपने आप को दर्शाता है कि कैसे वो परिवार से दूर जा रहा है ना। तो याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी होगी तो देखनी जरूर चाहिए, एज ए टीचर जरूर देखिए। साथ ही साथ उसमें अपने माँ बाप को या अपने आसपास जितने बच्चों सबको वो पिक्चर वो दिखाइए, मूवी जरूर देखना चाहिए तारे जमीन पर, ठीक है। उसमें बिल्कुल दिखाएगा बढ़िया से, टीचर की कहानी है उसमें भी। आमिर खान एक शिक्षक बने रहते हैं और उनका एक स्टूडेंट होता है ना, उसके ऊपर ही पूरी कहानी है, तो जरूर देखना चाहिए एज ए टीचर हमको, ठीक। तो ये हो गया कि बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र पर क्या मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, तो हाँ बिल्कुल पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल है कृत्रिम 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 यानी कि आर्टिफिशियल, कृत्रिम उपग्रह क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है ना। कृत्रिम कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कृत्रिम बोलेंगे, कृत्रिम, क से और री माता क्री और त्रि और म, कृत्रिम, है ना, ध्यान रखिएगा, यानी आर्टिफिशियल। तो भाई अगर हम कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें, देखो किसी ग्रह किसी प्लेनेट के जो चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। चांद को हमने नहीं बनाया, तो चांद हमारे लिए क्या है, हमारे नेचुरल उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक। हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है उसे हम सैटेलाइट उपग्रह बोलते हैं। चांद कैसा है, वो हमारा नेचुरल है, यानी प्राकृतिक रूप से हमने नहीं बनाया। लेकिन आप देखोगे मौसम की जानकारी के लिए, इंटरनेट के लिए, बहुत सी चीजों के लिए हमारे पृथ्वी के बाहर सैटेलाइट घूमते रहते हैं, उपग्रह जो इंसान ने बनाए हैं, रॉकेट से पहुंचा है। तो ऐसे को हम आर्टिफिशियल या फिर कृत्रिम सैटेलाइट कहते हैं। तो कृत्रिम उपग्रह या आर्टिफिशियल सैटेलाइट वे मानव निर्मित पिंड हैं, इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, जो पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के चारों ओर एक चक्कर काटते रहते हैं ना, एक निश्चित रेखा ऑर्बिट में ऐसे घूमते रहते, देखा होगा आपने, ठीक है। फिर इन्हें रॉकेटों के माध्यम से अंतरिक्ष में स्थापित किया जाता है, इन्हें प्रक्षेपित स्थापित स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। कहां पर वो सैटेलाइट रहेगा, कैसे कैसे घूमेगा, ये रॉकेट के माध्यम से किया जाता है। ऐसा क्लियर है, कृत्रिम उपग्रह समझ गया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक। नेक्स्ट अगला देखिए, मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। जो मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन है, उसकी परिभाषा, मूल्यांकन है क्या। तो देखिए मूल्यांकन एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस चलने वाली है ना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ये सतत यानी कि भाई लगातार चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। यह सतत और कह सकते हो व्यापक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी छात्र को ज्ञान, व्यवहार, कौशल और सीखने के स्तर की जांच करके, ठीक है, उसकी शैक्षिक प्रगति का सटीक निर्णय लिया जाता है। मूल्यांकन वो प्रक्रिया है, एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है, जिससे किसी भी छात्र के जो सिखाए जा रहे हैं उसके लक्ष्य, है ना, सिखाने के या अधिगम के उसके लक्ष्य, साथ ही साथ उसका भाई सीखने की प्रक्रिया, उसके सीखने के ज्ञान का स्तर, इन सब के बारे में बच्चा क्या प्रगति कर रहा है, क्या सीखा है, इन सब की जानकारी लगाना ही क्या है, मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। यही इवैल्यूएशन मूल्यांकन है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल, परिचर्चा विधि के गुण लिखिए। जो परिचर्चा विधि है उसका क्या गुण है, उसकी क्या खासियतें हैं। तो अगर हम बात करें परिचर्चा विधि के गुण, चलिए पहले तो आप थोड़ा थ्योरी लिख दो कि परिचर्चा विधि के कई सारे महत्वपूर्ण कई गुण हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुण दिए जा रहे हैं। परिचर्चा विधि के कई गुण हैं, उनमें से कुछ खास या महत्वपूर्ण गुण नीचे दिए जा रहे हैं। नंबर 1, छात्रों की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, छात्र बहुत सक्रिय रहे इस विधि में, बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, एक्टिव रहते हैं हमेशा। दूसरा, तार्किक और चिंतन क्षमता का विकास, बच्चों का इसमें तर्क करना, है ना, चिंतन करना, सोचना, डिबेट करना, है ना, इस पर बच्चों का, इस तरह के गुण बच्चों के अंदर बढ़ते हैं, इन गुणों का विकास होता है। फिर अभिव्यक्ति कौशल में सुधार, यानी अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस करने के जो गुण है, अभिव्यक्ति करने के जो उनके अंदर गुण है, उनमें क्या होगा, सुधार होगा। और क्या, लोकतांत्रिक भावना का विकास, यानी कि डेमोक्रेटिक जो इमोशंस फीलिंग्स है उसका विकास होगा, लोकतांत्रिक भावना का विकास होगा। साथ ही साथ समस्या समाधान की क्षमता का विकास होगा, यानी समस्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कैपेसिटी होती है उसका भी डेवलपमेंट होगा, यानी कि समस्या समाधान की क्षमता का विकास। तो ये सब क्या है, ये सब परिचर्चा विधि के क्या है, गुण है, ये सब परिचर्चा विधि के गुण है, कह सकते हो आप, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ध्यान रखिएगा, सब परिचर्चा विधि के गुण, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, पर्यावरण कक्षा में आईसीटी के उपयोग, आईसीटी है ना, आईसीटी इंटीग्रेटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी,
है ना, ये ध्यान रखिएगा। शिक्षा में संप्रेषण तकनीकी, ठीक है। तो ये जो पर्यावरण कक्षा में यानी इन्वायरमेंट वाली क्लास में जब इन्वायरमेंट सिखाएंगे, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाएंगे ऐसा, तब तो उस कक्षा में आईसीटी का क्या उपयोग होगा, यानी इंटरनेट का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर्स का, ऐसा क्या उपयोग होगा उसकी बात हम करेंगे। तो देखो उसका अगर बात करें तो दृश्य श्रव्य अधिगम, यानी हम बच्चों को डॉक्यूमेंट्री, पेड़ पौधों, जीव, उनके चित्र, उनके वीडियोस, ये सब दिखा सकते हैं। दृश्य श्रव्य अधिगम, ऑडियो विजुअल लर्निंग। दूसरा इंटरैक्टिव सिमुलेशन और वर्चुअल लैब, यानी बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव सिमुलेशन और वर्चुअल लैब। इसका मतलब यह है कि आप देखो कि इंटरैक्टिव सिमुलेशन यानी कि ऐसा काम किया जाएगा जिसमें बच्चे इंटरैक्ट करेंगे। इंटरैक्ट का मतलब होता है आमना सामना होगा, ठीक है, बच्चे शामिल होंगे, ठीक है। और वर्चुअल लैब यानी ऐसी लैब जो सामने नहीं होगी, दूर होगी, बट वो लैब होगी। स्मार्ट क्लासरूम का उपयोग, है ना, स्मार्ट क्लासरूम का अच्छा खासा उपयोग हो जाएगा। स्मार्ट क्लास बना के, प्रोजेक्टर लगा के, या इस तरह के डिजिटल बोर्ड्स, पैनल्स लगा के बच्चों को सिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं, पूरा जंगल का सीन दिखा देंगे। जैसे मान लो बच्चों को हमें आहार श्रृंखला के बारे में पढ़ाना है, फूड चेन के बारे में, तो हम दिखाएंगे जंगल की डॉक्यूमेंट्री, कैसे पेड़ पौधे सन से, सूरज से, धूप लेके, क्लोरोफिल से, प्रकाश संश्लेषण विधि से खाना बना रहे हैं। फिर उन्हीं पौधों को खाकर कैसे शाकाहारी जीव जैसे कि जेब्रा, जैसे कि हिरण, है ना, बंदर, ये सब जीवित रह रहे, फिर उन्हीं को खाकर कैसे शेर जीवित रह रहा। तो ये आहार श्रृंखला है ना, पूरी तरह से जंगल को बनाए रखते थे। ये समझाने के लिए सबसे बेस्ट है कि ये डॉक्यूमेंट्री बच्चों को दिखा दो, क्लियर है ना। और क्या, वर्चुअल फील्ड ट्रिप, यानी वर्चुअल फील्ड ट्रिप, यानी इससे अब मान लो पहले जंगल में ले जाओगे, एक एक पेड़ पौधा जानवर दिखाओगे, है ना, जंगल में ले जाना, फिर लाना, बच्चों की सुरक्षा, ये सब चीजें होती है। पर अगर हमारे पास आईसीटी हो, इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, इस तरह का डिजिटल बोर्ड हो, तो हम पूरे जंगल का सीन यही दिखा देंगे, है ना, मैंने बैठे बैठे वर्चुअली ट्रिप भी हो जाएगी पूरी जंगल की, ठीक। और क्या, डेटा संग्रहण और विश्लेषण उपकरण, यानी जो डेटा है, जो जानकारी है, उसे हम संग्रह करके संभाल के रख सकते हैं। साथ ही साथ विश्लेषण के उपकरण, यानी कि जो भी हमारे पास डेटा है, जो भी प्रक्रिया, उसका विश्लेषण करना, जो भी हमने पढ़ाया लिखाया, जो भी काम किया, उसका विश्लेषण, इवैल्यूएशन कह सकते हो, उसके बारे में डिस्कस करना, यानी जानकारी इकट्ठा करना, कंपेयर करना कि हम जो सिखा रहे हैं सही गलत क्या हो रहा है, इन सब की बात, क्लियर। तो ये सब जो है आईसीटी का उपयोग करके एक पर्यावरण की कक्षा में ये सब किया जा सकता है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए तो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला, अब हम चौथी इकाई पर आ जाएंगे सीधा सीधा, 3 इकाई यहां पर समाप्त है, अब इकाई 4, 5, 6 देखेंगे, ठीक है। तो इकाई 4 जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की तैयारी, यानी जब पर्यावरण अध्ययन सिखाते हैं तो इसकी तैयारी कैसे करते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ाने की, टीच करने की जो तैयारी होगी वो कैसी। तो इस इकाई 4 पर जो कुल अंक आवंटित है वो है 10, टोटल 10 मार्क्स अलॉटेड है इस एक इकाई पर, यानी इस चौथी इकाई पर। इस 4th यूनिट को पढ़कर आप कितने मार्क्स ला सकते हो, 10 अंक हासिल कर सकते हो, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं और इस चौथी इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, पुस्तकालय का महत्व बताइए। लाइब्रेरी का जो है पुस्तकालय का इंपॉर्टेंस, भाई इसको तो बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। पुस्तकालय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं अधिगम जीवन में, ठीक है। इनमें से कुछ प्रमुख जो महत्व है पुस्तकालय के नीचे दिए जा रहे हैं। नंबर 1, ठीक है, ज्ञान और सूचना का भंडार, पुस्तकालय जो होता है ज्ञान और सूचना का भंडार होता है। नंबर 2, सस्ते और सुलभ संसाधन, यानी बहुत ही सस्ते, बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाले रिसोर्सेज, संसाधन। तीसरा, अध्ययन के लिए शांत वातावरण, पढ़ाई करने के लिए माहौल होना। लाइब्रेरी अक्सर आप देखो सब शांति, सब पढ़ रहे, किसी को कोई फर्क नहीं है, घर में मेहमान आ रहे, घर में शोर शराबा हो रहा है ना, मोहल्ले में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो ये सब लाइब्रेरी में नहीं होता। लाइब्रेरी आप शांति से पढ़ सकते हो, डिस्ट्रैक्शन भी कम होता है। फिर अध्ययन के लिए शांत वातावरण वही, और मानसिक और बौद्धिक विकास, लाइब्रेरी जाने से, पुस्तकालय जाने से मानसिक और बौद्धिक, यानी कि हमारा आप कह सकते हो मेंटल, साथ ही साथ हमारा बौद्धिक विकास भी यहाँ पे होता है। और सांस्कृतिक और इतिहास का संरक्षण, हमारी कल्चर, संस्कृति, इतिहास, इन सब को बचाकर लाइब्रेरी में रखा जाता है, क्योंकि लाइब्रेरी में तो किताब है और उन्हीं किताबों के माध्यम से क्या होता है, हम सब पढ़ते लिखते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब पुस्तकालय का क्या है, महत्व है ना, ये सब पुस्तकालय का महत्व है। इससे ही पुस्तकालय की इंपॉर्टेंस, महत्वता बढ़ती है, क्लियर है। चलिए ये सब इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो, या फायदे भी लिख सकते हो, क्या फायदा होता है पुस्तकालय से, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा को प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता क्यों है। व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेक इफेक्टिव इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज, है ना। पर्यावरण शिक्षा यानी पर्यावरण के बारे में शिक्षा देना, जानकारी देना, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, प्रभावशाली बनाना, ऐसी जरूरत क्यों, आवश्यकता क्यों, अगर इसे पूछा जाए तो देखो, तो पर्यावरण शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के कई सारी कारण हो सकते हैं, ठीक है, कई सारे कारण हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कारणों की बात करें तो नंबर 1, गंभीर पर्यावरणीय संकटों का सामना। अभी आप देख रहे हो हमारे सामने गंभीर पर्यावरण समस्याएं हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में हो रहा है, प्रदूषण, है ना, बढ़ती हुई गर्मी,
वनों का कटना, ये सब कुछ जो है ना बहुत गंभीर संकट है। और इन संकटों पर कहाँ बात हो सकती है? सिर्फ पर्यावरण अध्ययन वाले विषय में ही। तो पर्यावरण शिक्षा देंगे तो इन पर तो बात करनी पड़ेगी, है ना, बहुत जरूरी है। फिर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको कंजर्व करना, संरक्षण करना, क्योंकि सीमित मात्रा में है। पेट्रोल, डीजल, ये सब प्राकृतिक संसाधन एक दिन खत्म हो जाएंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे? तो इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। प्रदूषण पर नियंत्रण, पॉल्यूशन कंट्रोल करना, ये भी बहुत जरूरी है। फिर जैव विविधता की रक्षा, है ना, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, यानी कि किसी इलाके में, किसी क्षेत्र में आप देखोगे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के जीव जंतु का बने रहना, बचे रहना, जिंदा रहना, है ना, ये क्या कहलाएगा? ये जैव विविधता कहलाएगा। ठीक, ये इसका भी संरक्षण करना बहुत जरूरी है, तरह तरह के जानवर बचाना बहुत जरूरी है। फिर मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा, ह्यूमन हेल्थ की सेफ्टी, जी हाँ, हम जो मानव हैं उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा भी इसी माध्यम से होगी। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। पर्यावरण शिक्षा को प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता क्यों है? तो भाई गंभीर पर्यावरणीय संकटों का सामना करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, प्रदूषण पर नियंत्रण, जैव विविधता की रक्षा और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा, ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत जरूरी हैं। इन्हीं वजहों से पर्यावरण शिक्षा को बहुत इंपॉर्टेंस देना है। जितना हम गणित विषय को, आप विज्ञान विषय को महत्व देते हैं, उतना ही हमें पर्यावरण शिक्षण को भी बहुत महत्व देना पड़ेगा। ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला विधि क्या है? लेबोरेटरी मेथड जिसे हम कहते हैं, प्रयोगशाला विधि, या ये है क्या एक्चुअल में? लेबोरेटरी मेथड आखिर होती क्या है? तो प्रयोगशाला विधि या लेबोरेटरी मेथड जिसे हम कहते हैं, यह विज्ञान, गणित और भूगोल जैसे विषयों में बच्चों को करके दिखाना या व्यवहारिक ज्ञान देना, व्यवहारिक शिक्षा देना बहुत आसान होता है ना, उस चीज को करके दिखाना। अब जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मान लेते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं विज्ञान में, रसायन शास्त्र, तो दो रसायनों के अभिकरण से या दो रसायनों के आप देखोगे रिएक्शन से दूसरा रसायन बनता है। अब मैं बच्चों को क्लास में बता दूं, ठीक है, मैंने मुंह से बोला, बच्चों ने मान लिया, पर बच्चा अगर उसको करके देखे अपने सामने कि एक दूसरे रंग का रसायन, एक दूसरे रंग का रसायन, दोनों को मिलाया तो एकदम पानी की तरह साफ हो गया, या दोनों का रंग गायब हो गया, या दोनों का रंग बदल के कुछ और आ गया, तो समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक, तो ये प्रयोगशाला विधि से होता क्या है, बच्चा वास्तविक ज्ञान हासिल करता है इन विषयों में। कैसे विषय? विज्ञान, गणित और भूगोल जैसे विषयों में उसे व्यवहारिक विषय का ज्ञान पता प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाई, इसमें अगर बात देखो तो एक प्रमुख शिक्षण विधि है जिसमें छात्र स्वयं प्रयोगशाला, लैब में जाकर उपकरणों, यंत्रों और सामग्रियों का उपयोग करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे हम वो एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, है ना, हम जो क्या होता है, कोशिकाएं कहते हैं उसे, अगर टिश्यू की बात करें तो सेल को बोलते हैं कोशिकाएं। तो हम उन्हें माइक्रोस्कोप से देखते थे, तो टीचर ने ऐसा डायग्राम दिखाया क्लास में, ठीक है, पर हर कोई लैब में जाकर खुद जब देखेगा माइक्रोस्कोप से तो उसको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। ये सब क्या है? ये सब प्रयोगशाला विधि है। इस प्रयोगशाला विधि के माध्यम से ही वास्तविक ज्ञान, वास्तविक शिक्षा करके सीखना, इस तरह की मेथड बच्चों तक पहुंचाई जा सकती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है इकाई योजना के प्रभाव, प्रधान तत्व बतलाइए। जो इकाई योजना होती है उसके प्रधान, यानी उसके जो मेन फैक्टर्स है, उसके जो प्रधान तत्व हैं वो बताइए। यानी इकाई योजना यानी कि आप लेसन प्लान, यूनिट प्लान, इसकी बात करें तो इसकी जो मेन चीजें हैं वो क्या क्या है? नंबर एक, इकाई का नाम और उद्देश्य, यानी इसमें जो यूनिट है उसका नाम और उसका उद्देश्य, यानी उसका नाम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी बात होगी। दूसरा, इसमें विषय वस्तु का उप इकाइयों में विभाजन, यानी जो मेन इकाई होगी उसके छोटे छोटे टॉपिक्स को विभाजित करना, उप विभाजन करना, यानी एक इकाई को अलग अलग और भागों में बांट देना। पहले तो एक पूरी किताब ही एक अलग अलग इकाइयों में बटी होती है, फिर उस पूरी इकाई को भी आप अलग अलग भागों में बांट सकते हो, इससे पढ़ाने में सुलभ होता है, आसानी हो जाती है। फिर समय और कालखंड, पीरियड्स का निर्धारण, है ना, समय और कालखंड, समय और कालखंड यानी कि टाइम पीरियड, इनको क्या करना? बचाना। और क्या? शिक्षक और छात्र की क्रियाएं, और जो टीचर होगा और जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी एक्टिविटीज, उनकी क्रियाएं रहेंगी। फिर सहायक शिक्षण सामग्री, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मेथड्स, मटेरियल्स बोलेंगे आप, टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी ऐसे मटेरियल्स, ऐसे संसाधन जिससे पढ़ाने में और पढ़ने में, सीखने में मदद मिलती हो। तो ये सब जो है आप पहले से बना सकते हो। उदाहरण के तौर पर मुझे भूगोल पढ़ाना है और मुझे भूगोल के, आप कह सकते हो, भारत के नक्शे के बारे में पढ़ाना है, तो अगर मुझे पढ़ाना होगा तो भारत कहाँ नक्शे में कहाँ स्थित है,
ये अगर मुझे बताना होगा तो मैं कैसे, जब पहले से प्लान करके आऊंगा, घर से पहले से इकाई प्लान बना के रहूंगा, तभी तो मैं समझा पाऊंगा ठीक से, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखना है। तो इकाई योजना के ये सब क्या है, ये सब प्रधान तत्व हैं, इकाई योजना के मेन फैक्टर्स हैं। इकाई योजना में इन पर ध्यान देना ही पड़ता है, इनको शामिल करना ही पड़ता है। किन किन चीजों को, इकाई का नाम और उसका उद्देश्य क्या है, और विषय वस्तु क्या है, उसको अलग अलग विभाजन, अलग अलग छोटे टॉपिक्स में बांट देना, समय और कालखंड यानी कितने दिन में कितने टाइम पीरियड में पढ़ा लेंगे, इस पर ध्यान रखना। शिक्षक और छात्र क्रिया यानी एज अ टीचर हम क्या करेंगे और जो स्टूडेंट बच्चे क्या करेंगे इस इकाई को पढ़ने के लिए, ठीक। और इसमें जो चीजें लगेंगी पढ़ाने के लिए, जो सहायता लगी जिन चीजों की, जैसे मानचित्र नक्शा लगेगा, है ना, ग्लोब लगेगा, तो ये जरूरी होंगे। सहायक शिक्षण सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पाठ योजना के सोपानों को बतलाइए। जो पाठ योजना उसके जो क्या क्या सोपान है भाई, पहला प्रस्तावना, छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांचकर उन्हें नए पाठ के लिए तैयार करना। जो छात्र होते हैं उनके पहले के ज्ञान को जांचना और उन्हें आने वाले पाठ के लिए तैयार कर पाना, ठीक। दूसरा उद्देश्य कथन, कक्षा को आज पढ़े जाने वाले मुख्य विषय की स्पष्ट जानकारी देना। भाई क्लास में बताना कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं, ये जानकारी बच्चों को देना। साथ ही साथ प्रस्तुतिकरण यानी बच्चों के सामने प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, नए ज्ञान को कैसे, नए टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस कराना, बच्चों को सरल तरीके से समझाना, ये सब होना चाहिए। ये सब पाठ योजना के अंदर ही आते हैं। फिर तुलना संबंध, नए सीखे गए तथ्यों को पुराने अनुभव से तुलना करके उन्हें समझाना, यानी जो नए टॉपिक सीखे हैं, जो नए टॉपिक्स पढ़े हैं, उनको पुराने ज्ञान से, पुराने अनुभव से, पुराने एक्सपीरियंस से जोड़कर बताना बच्चों को, ताकि बच्चे और आसानी से समझ पाए और अच्छे से देख पाए। क्लियर। ये क्या है, ये सब पाठ योजना के सोपान है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला प्रश्न, उससे पहले हम अब इकाई 5 पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हमारी 4 इकाइयां हो गई, अब हम बात करें इकाई 5वीं की। तो बात करें इकाई 5 की, जिसका नाम है पाठ्यपुस्तक और शिक्षण विधियां, यानी कि टेक्स्ट बुक और उसकी जो टीचिंग मेथड्स है उसकी बात करेंगे। तो इस इकाई 5 पर जो अंक आवंटित है 10, जी हाँ, इस इकाई पर भी कितने अंक आवंटित है, यहाँ पर 10 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये हमारी जो है ये 5वीं इकाई जो है, इसके बाद एक आखिरी यानी 6वीं इकाई होगी, उसके बाद ये विषय खत्म हो जाएगा। तो हम 5th यूनिट की बात करें तो इस इकाई पर अंक आवंटित है 10, जिसमें हम पाठ्यपुस्तक यानी टेक्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे और शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इस इकाई का। पहला प्रश्न है अन्वेषण विधि का अर्थ बताइए। अन्वेषण विधि होती क्या है, व्हाट, ये जो अन्वेषण विधि है यानी इसकी बात करें तो अन्वेषण विधि में होता क्या, एक्चुअल में आप देखोगे ना तो स्वयं खोज करके सीखना, यानी खुद ही डिस्कवर करना, खुद ही खोज करना, खुद ही छानबीन करना और ज्ञान प्राप्त कर लेना, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने गणित का सवाल दे दिया और बच्चे को बोला इसको बना कर लाना है। अब बच्चे किसी की मदद नहीं रहे, एक मेथड ट्राई कर रहे, दूसरे मेथड ट्राई कर रहे, एक फॉर्मूला लगा रहे, दूसरा फॉर्मूला लगा रहे, यानी कभी ना कभी वो सवाल बन ही जाएगा बच्चों से 8-10 बार प्रैक्टिस करने पर, है। तो बच्चे खुद ही करके सीख गए, स्वयं उन्होंने उस ज्ञान को खोज लिया, कौन सा सूत्र लगेगा। तो यही अन्वेषण विधि है। तो अन्वेषण विधि की बात करें तो भाई इस अन्वेषण विधि का अर्थ ही है कि भाई स्वयं खोज करके सीखना, है ना। इस अन्वेषण विधि का अर्थ क्या है, खुद ही खोज करके, खुद ही स्वयं ही किसी चीज को खोज लो और ज्ञान हासिल कर लो, ठीक है। इस विधि में शिक्षक छात्रों को कोई नियम या उत्तर सीधे नहीं बताते, है ना, वो बस हिंट देते हैं कि ऐसा करना होगा, वैसा होगा। बच्चे खुद ही उस हिंट के, उसके मदद से क्या करेंगे, सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे, है ना। उनके सामने एक समस्या रख देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, ठीक है। तो छात्र एक खोज करता, एक तरह से आप कह सकते हो जो साइंटिस्ट की तरह, एक जो डिस्कवरी करता है ना, समस्या को हल करने के लिए जो काम करता है, उसके जैसे बन जाते हैं छात्र और लगते हैं खोज करने में, ठीक है। तो यही ध्यान रखना है अन्वेषण विधि के बारे में, ठीक। तो बच्चे जो है खुद सोचकर, प्रयोग कर कर, मेहनत कर कर, सच का पता लगाकर उस समस्या का हल ढूंढ निकालते हैं। क्लियर। ये सब क्या है, अन्वेषण विधि के बारे में है। तो अन्वेषण विधि का सीधा सीधा अर्थ है स्वयं खोज करके सीखना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण की समस्या लिखिए, यानी पर्यावरण को बचाने में, पर्यावरण को कंजर्व करने में एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। ये जो पेड़ पौधे बचाना है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसमें, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो कई सारी परेशानियां हैं, पर उनमें से जो प्रमुख समस्याएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 भाई जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है ना, बहुत जल्दी से जनसंख्या। और जनसंख्या के बारे में अगर मैं बात ना ही करूं भारत के बारे में, तो हम सब जानते हैं 150 करोड़ पार कर गए भाई, लगभग 150 करोड़। तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो ज्यादा लोग, ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा घर चाहिए, ज्यादा खेत चाहिए, ज्यादा अनाज चाहिए, हर चीज ज्यादा ज्यादा चाहिए, तो संसाधन तो खत्म ही हो जाएंगे ना, कैसे पर्यावरण बचेगा। दूसरा अंधाधुंध औद्योगिकरण, है ना, पूरी तरह से इतना औद्योगिकरण, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, यानी इतनी फैक्ट्रियां आ रही हैं जिससे वनों को कटाई हो रही है, खेती के जमीन को फैक्ट्री वाली जमीन बनाया जा रहा है, और तो और इनसे निकलने वाला प्रदूषण जो है नदियों को भी गंदा कर रहा है, साथ ही साथ हवा को भी दूषित कर रहा है, ठीक है। शहरीकरण का प्रसार, यानी दिन ब दिन
आप कह सकते हो कि शहरीकरण बढ़ते जा रहा है, यानी कि अर्बनाइजेशन होते जा रहा है। यानी जब ज्यादा शहर होते हैं तो होता क्या है, उन शहरों के लिए जमीन चाहिए, उन शहर के बिल्डिंग्स के लिए कारखाने चाहिए, और बहुत सी चीजें बढ़ती है, जिससे खेत की जमीन कम होती है, जंगल की जमीन कम होती है, शहर को ज्यादा पानी चाहिए होता है। गांव के घर में आप देखोगे कि गांव वालों के क्या खर्चे, गांव के लोग पानी किस में इस्तेमाल करते हैं, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, नहाने में, ठीक, ज्यादा से ज्यादा कुछ जानवर को नहलाने में। पर आप शहर में देखोगे तो स्विमिंग पूल के लिए पानी चाहिए, ठीक है। शहर में आप देखोगे तो भाई गाड़ी धोने के लिए पानी चाहिए, शहर में देखोगे तो शावर लगा रहता है, गार्डन्स होते हैं। शहर में पानी का खर्चा बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप तुलना करोगे गांव से, तो गांव में तो एक तालाब में भैंस नहा रही है, औरतें वहीं पर कपड़े धो रही हैं, माताएं बहनें, बच्चे उसी में डुबकी लगा रहे हैं, और कुछ लोग सुबह सुबह लेके लोटा भी जा रहे हैं। तो गांव में तो भाई उतने से पानी में सबका काम चल जा रहा है। पर यहाँ नहीं, शहर में बहुत पानी खर्च होता है भाई। तो ये शहरीकरण भी ना संसाधन को नुकसान पहुंचाते हैं। वनों की कटाई हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, फिर प्लास्टिक कचरे का बहुत अंबार लगते जा रहा है, इतना कचरा निकलता है शहर से, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक कचरा क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी बात क्यों हो रही है कि भाई प्लास्टिक का कचरा को निपटाया नहीं जा सकता। जैसे जलाओगे तो जहरीली हवा निकलेगी, नहीं जलाओगे तो वो सड़ेगा भी नहीं, गलेगा भी नहीं, तो मिट्टी को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। खेत की उर्वरता खत्म हो जाएगी। तो ये सब पर्यावरण संरक्षण में क्या आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, ये सब कठिनाइयां हैं इन्वायरमेंटल संरक्षण, पर्यावरण कंजर्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब ये सब छोड़ दो, इतना थ्योरी, मैं आपको खुद समझाता हूं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या एक्चुअल में। देखो ग्रीन हाउस में क्या होता है, हमारे अर्थ में, हमारे पृथ्वी में क्या होता है, सूर्य की किरणों से जब पेड़ पौधे ज्यादा नहीं होते तो सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं, ठीक है। हमारे, आपको पता होगा कि हमारे धरती पर, हमारे पृथ्वी पर एक, आप कह सकते हैं हमारी, मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसके चारों ओर आप देखोगे गैसेस का एक वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, पता है आपको, है ना, कई सारी गैसेस। तो सूर्य की किरणें जो आती हैं वो वापस जा नहीं पाती, वो जा ही नहीं पाती वापस, तो अंदर के अंदर वो सूर्य की किरणें फंसती हैं, तो जिससे हमारे धरती का जो टेम्परेचर है, तापमान है, बढ़ते जाता है। अब इससे होगा क्या, हमें गर्मी ज्यादा लग रही है, आप देखोगे तो बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, नदी समुद्र के किनारे जो इलाके पानी में लगातार डूबते जा रहे हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, गर्मी बहुत बढ़ती है, बरसात कम होने लगती है, कहीं पर बहुत ज्यादा बाढ़, कहीं पे बहुत सूखा, है ना। कई बार ऐसा होगा कि कहीं बहुत ठंड लग रही है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना। ये सब समस्याएं आती हैं, किसकी वजह से, ग्रीन हाउस प्रभाव से, ग्रीन हाउस इफेक्ट से, ध्यान रखिएगा। और ये ग्रीन हाउस क्यों होता है, क्योंकि भाई ये जो सूर्य की किरणें आई वो धरती पर टकराई, है ना। अगर पेड़ पौधे होते तो पेड़ पौधे से सोख लेते, तापमान ठंडा रखते, तो आसपास का तापमान ठंडा होता। जैसे आप देखो, धूप में आप कंक्रीट रोड पर खड़े हो जाओ और धूप में आप पेड़ के पास खड़े हो जाओ, बताओ टेम्परेचर, तापमान कहाँ कम होगा, पेड़ के पास। तो इतना सिंपल सा लॉजिक है, हमें छांव में खड़े होने के लिए पेड़ चाहिए, ठीक है। लेकिन वही पेड़ जब हमें ठंडी की बात होती है या बरसात की बात होती है तो अरे यार इस पेड़ के पत्ते झड़ते हैं, अरे यार ये पेड़ की वजह से कचरा हो रहा है, काट दो इस पेड़ को। फिर वही गर्मी में, अरे यार काश पेड़ होते। तो हम मानो ऐसी मतलबी हैं। पेड़ इतने अच्छे काम करते हैं, फ्री में इतना ऑक्सीजन देते हैं, जिसके लिए लोग लाखों रुपए सिलेंडर भर भर के ऑक्सीजन के लिए देने को तैयार हो जाते हैं, वो ऑक्सीजन पेड़ फ्री में देता है। इतनी सी तो बात है, समझनी चाहिए, ठीक है। तो पेड़ जरूर लगाइए, ठीक है, ग्रीन हाउस से बचने के लिए। अब आते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या। भाई देखो, तापमान का नियंत्रण, तापमान कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में रहता है ना। हमारी प्रकृति को, हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसको गर्म रखकर जीवन के अनुकूल बनाए रखने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है, ठीक है। अब इतना गर्म नहीं कि सब लोग झुलस जाए, और इतना भी ठंडा नहीं, इतना कम गर्म भी ना हो कि सब ठंड के मारे मर जाए। तो हमारा जो वातावरण है वो इसी वजह से है, ठीक है, एकदम बढ़िया। ऊर्जा का अवशोषण, वायुमंडल में मौजूद जो गैसें हैं वो सूर्य की गर्मी को सोख लेती हैं। इससे होता क्या है भाई, इससे अंतरिक्ष में वापस नहीं जाएंगी गैसेस, तो और क्या होगा, इससे हमारा वातावरण का जो आप कह सकते हो टेम्परेचर, तापमान होगा, बढ़ेगा, जिससे हमें ठंड के टाइम में थोड़ी सी गर्मी लगती है, पूरा बर्फ से नहीं ढक जा रहा इलाका, ऐसा भी होता है। पर इतना ज्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए कि पृथ्वी पर एकदम 50 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर जाए, लोग जन भूल के राख हो जाए, ऐसा भी ना हो, ठीक है। प्रमुख गैसें, है ना, इसमें आप देखो कई ऐसे गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस को बढ़ाती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर मीथेन हो गया, जल वाष्प यानी कि इवापोरेशन हो गया, है ना, पानी का भाप बनना। ये सब जो है, ये सब गैसें जिम्मेदार है जिनसे ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मतलब वैश्विक, वार्मिंग मतलब आप कह सकते हो गर्म होना, वार्म यानी गर्म होना। तो पूरा विश्व ही गर्म हो रहा है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर, तापमान बढ़ रहा है, पूरा विश्व गर्म हो रहा है, ठीक है। किस वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, ठीक है, इन्हीं गैसेस से। पारिस्थितिक संतुलन, यानी कि आप देखोगे इकोलॉजिकल बैलेंस ये बिगड़ रहा है। कहीं पर जब बहुत ठंड हुआ करती थी, अब वहां पर ठंडी, रेगिस्तान में बारिश दिख रही है,
रेगिस्तान में बारिश हो रही है, जहां पे बर्फबारी होती है वहां पर बर्फ पिघल रही है, पहाड़ दिख रहे हैं, यानी उल्टा ही हो रहा है सब कुछ। बेमौसम बरसात होने लगती है, जहां कभी बारिश नहीं होती वहां बारिश हो रही है। इस तरह की चीजें, रेगिस्तान में बर्फबारी, सहारा डेजर्ट में बर्फबारी हुई, आप यकीन नहीं करोगे। सऊदी अरेबिया में इस साल अभी बाढ़ आ गई थी, इतनी बारिश हुई। अब वहां पर बाढ़ क्यों आ गई? क्योंकि वहां पर कभी बारिश नहीं होती, तो नाली पानी निकालने की व्यवस्था कभी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहां पर तो नदी भी नहीं है, सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है, ठीक है, और वहां पर बाढ़ आ गई। तो ये सब होगा, पेड़ कटेंगे, इस तरह की ग्लोबल वार्मिंग होगी, इस तरह का टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस, ये सब होगा ही होगा, ठीक। तो ये सब ग्रीन हाउस का प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, प्रयोजना विधि की 3 विशेषताएं लिखिए। प्रयोजना विधि की कई विशेषताएं हैं, उनमें से 3 प्रमुख विशेषताओं की बात करें या कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करें। नंबर 1, स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रयोजना विधि में बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है, भाई वो फ्री होते हैं अपने हिसाब से मेथड अपनाने के लिए। दूसरा, सामाजिकता का विकास, इसमें भाई सोशल डेवलपमेंट भी होता है, सामाजिकता का भी विकास होता है ना। और क्या, रोचकता का गुण भी होता है इसमें, रोचक तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में। और क्या, लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी बदला जा सकता, चीजों को बदला जा सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही रास्ते पर एक ही तरीके से चीजों को किया जाए, है ना, बदल भी सकते हैं। फिर ज्ञान की समग्रता, यहाँ पर नॉलेज, ज्ञान जो है ये पूरी तरह समग्र रूप से रहता है, ज्ञान आसानी से सीखा जा सकता है, इससे सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, जल्दी भूलते नहीं है। ये सब बातें होती है, ये सब किससे आता है? प्रयोजना विधि। ये प्रयोजना विधि की खासियत है, स्पेशलिटी है, विशेषताएं हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अगला हमारा सवाल, पूछताछ विधि के कोई 3 उपयोग लिखिए। जो पूछताछ विधि होती है ना, क्वेश्चंस वाली, क्वेश्चन आंसर वाली जो मेथड होती है, प्रश्न उत्तर विधि या पूछताछ विधि, इसके 3 उपयोग लिखिए। नंबर 1, पहला उपयोग भाई क्या होगा इसका? वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण आएगा, है ना। क्यों, कैसे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये पूछा जाएगा। तो ये तो इससे ही तो क्या होगा भाई, आप क्लास में बच्चों को बोल देते हो कि जैसे विज्ञान का शिक्षक होगा, वो विज्ञान पढ़ा रहा है और वो बच्चों को क्लास में पूछने नहीं दे रहा कि ऐसा क्यों हुआ। शिक्षक ने बताया कि सूर्य के ताप से जो पानी है वो भाप बन जाता है। अब बच्चे पूछ रहे सर क्यों? अब बच्चा अगर जब तक पूछेगा नहीं, उसको समझ कैसे आएगा, उसको याद कैसे रख पाएगा? उसको रटना पड़ेगा कि सूर्य के प्रकाश के गर्मी के कारण जो जल है भाप बन जाता है। किसी ने पूछ दिया कैसे बनता है, तो इसीलिए बच्चों को पूछने देना है सवाल और उन्हें समझाना भी है, ठीक है। तो वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण का विकास हो पाएगा इससे। दूसरा क्या हो पाएगा? समस्या समाधान कौशल का विकास, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड स्किल भी आ जाएगी, समस्या समाधान भी इससे हो जाएगा। और क्या, सक्रिय और स्थायी अधिगम का विकास, है ना। सक्रिय यानी कि एक्टिव, स्थायी यानी परमानेंट, एक्टिव और परमानेंट जो लर्निंग होगी उसका भी विकास हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। सक्रिय और स्थायी अधिगम का विकास, तो 3 चीजें, वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण का विकास, दूसरा समस्या समाधान कौशल का विकास, तीसरा सक्रिय और स्थायी अधिगम का विकास। ये सब हो जाएगा पूछताछ विधि से। ये सब पूछताछ विधि के क्या है? उपयोग है, इसके यूजेस से कह सकते हो, खासियतें भी, ठीक। नेक्स्ट, अब आते हैं अपनी 6वीं और अंतिम इकाई पर, जिसका नाम है कक्षा योजना एवं मूल्यांकन की बात होगी। तो इकाई 6 जिसका नाम है कक्षा योजना मूल्यांकन, इस पर कुल अंक आवंटित है 10। जी हाँ, टोटल 10 मार्क्स अलॉटेड है इस अंतिम इकाई पर भी। ये हमारी 6वीं और अंतिम इकाई है। तो इस 6वीं इकाई पर हम कुल 10 अंक आवंटित है, इस पर 10 अंक हासिल कर लेंगे अगर पढ़ लेंगे ठीक से। तो चलिए इस इकाई को बिना देरी के शुरू करें। और पहला प्रश्न, मूल्यांकन की कोई एक परिभाषा, डेफिनेशन। मूल्यांकन कहते किसे? तो मूल्यांकन भाई एक कह सकते हो कि एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? तो एक व्यवस्थित, सिस्टमैटिक, है ना, पूरी तरह से वेल अरेंज्ड। मूल्यांकन एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें किसी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जिसमें आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान प्राप्त अनुभव की उपयोगिता की जांच की जा सकती है। यानी हमने जो भी पढ़ाया है, हमने जो शिक्षण दिया है, उस शिक्षण की उपयोगिता, उस शिक्षण का आधार, वो शिक्षण का आप कह सकते हो जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उसके उद्देश्य है, वो पूरे हुए कि नहीं हुए, इसकी जांच कर सकते हैं किस विधि से? मूल्यांकन विधि से। तो मूल्यांकन विधि वो विधि है जो हमें यह निर्णय लेने में, हमें ये पता करने में, जानकारी देने में सफल होती है, सहायता करती है कि हमने जो शिक्षण के सिद्धांत दिए थे या शिक्षण के जो हमारे उद्देश्य थे उसकी पूर्ति हुई है कि नहीं है। यानी बच्चों को हम जो सिखाना चाहते हैं, बच्चे वो सीखे कि नहीं सीखे, ये किस मेथड से पता चलेगा? मूल्यांकन से। तो मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिससे हमें यह पता चलता है कि बच्चा को जो सिखाया गया था, छात्र को, बच्चे को जो सिखाया गया था, या उसे अधिगम के जो उसके लक्ष्य थे, सिद्धांत थे, उद्देश्य थे, उसकी पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है, या जो सिखाएगा उसमें कितने लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाई, है ना, किन किन उद्देश्यों की पूर्ति हो पाई, किन किन की नहीं हो पाई। ये सब पता चलेगा किससे? मूल्यांकन से। ये उसकी डेफिनेशन, समझ गए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? हम क्यों मूल्यांकन करते हैं? ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या मूल्यांकन का? यानी कि हम जो बच्चों को जांचते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उसके उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, मकसद क्या है? नंबर 1 भाई, छात्रों की प्रगति जानना, छात्र सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। अगर हम मान लो बच्चों को रोज पढ़ाए साल भर और बीच में टेस्ट ही ना ले, कैसे पता चलेगा कि जो हम पढ़ा रहे बच्चों को समझा कि नहीं समझा?
कैसे पता चलेगा कि किस पार्ट में बच्चे को बहुत कठिनाई है? तो मूल्यांकन से ये पता चल जाता है कि भाई छात्रों की प्रगति कितनी हो रही है, छात्र कितना सीख पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा भाई कमियों की पहचान करना। अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो हमें दिखेगा कि कक्षा के अधिकतर बच्चे एक ही विषय में बार बार फेल हो रहे हैं या एक ही इकाई में फेल हो रहे हैं, बाकी इकाई में पास हो जा रहे, अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो हमें यह पता चल जाएगा बच्चे की कमजोरी कहाँ है, उस इकाई को फिर से पढ़ाना। बच्चा गणित में ज्यादा फेल हो रहा है, ज्यादा कमजोरी गणित की है, तो बच्चों की कमजोरी पहचान में आ गई है ना। तो इससे बच्चों की कमजोरियों की पहचान हो पाती है, उनकी कमियां ढूंढ पाते हैं। तीसरा, शिक्षण विधियों में सुधार। जिस विधि से हम पढ़ाते हैं, जिस विधि से बच्चे बहुत ज्यादा समझ रहे हैं, तो हमें ये समझ में आ जाए कि ये विधि बहुत काम कर रही है, तो उन विधि को हम बार बार अपनाएंगे। अगर किसी और विधि से पढ़ाया और उसे बच्चों को समझा नहीं, नंबर कम आए, तो हम ये जान पाएंगे कि इस विधि से बच्चों को नहीं पढ़ाना होता। ठीक है, तो इससे शिक्षण विधियों में सुधार ला पाएंगे हम। ठीक है, और चौथा क्या, मार्गदर्शन और परामर्श। और बच्चों को मूल्यांकन जब करेंगे तो हम बच्चों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन्हें हम परामर्श एडवाइस दे सकते हैं कि ऐसा नहीं करना होता है, ऐसे करना होता है, ये काम करो तो सुधार हो जाएगा, वो काम करो तो सुधार हो जाएगा। यानी मूल्यांकन नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है, और मूल्यांकन करके पता चल जाएगा कि इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर उस हिसाब से हम उसे गाइड, उसे मेंटर कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट भाई, इससे क्या होगा कि इससे छात्रों का वर्गीकरण भी किया जा सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इससे छात्रों का वर्गीकरण, क्लासिफाई, यानी अगर कुछ छात्र बार बार अच्छे नंबर ला रहे हैं, उन्हें हम एक अलग कैटेगरी में रख देंगे। ऐसे बच्चों को ज्यादा छेड़ना नहीं, ऐसे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि खुद ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे, उनकी अलग कैटेगरी, अलग वर्गीकरण बना देंगे, अलग वर्ग बनाएंगे और उन पर ज्यादा खास ध्यान देंगे। इससे सभी बच्चों का पूरा, आप कह सकते हो, सर्वांगीण विकास हो पाएगा। ठीक, तो कक्षा में वर्गीकरण करना बहुत आसान हो जाएगा। उनकी छात्र कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं, यानी कि छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर क्या हो जाएगा, उन्हें हम ग्रेड, अंक या कैटेगरी या सेक्शन बांट सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब भाई मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, इसके फायदे हैं, उपयोग हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के मूलभूत सिद्धांत दीजिए। यानी मूल्यांकन क्यों करते हैं, इसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल, सिद्धांत। तो नंबर 1, उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत, यानी मूल्यांकन उद्देश्य को पूर्ति करता रहना चाहिए। दूसरा, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर पढ़ाई हो रही है, कंटिन्यूअस चल रहा है कि नहीं, बच्चा सीख रहा है कि नहीं, अधिगम कर रहा है कि नहीं, इसकी जांच। नंबर 3, व्यापकता का सिद्धांत, यानी व्यापक रूप से, यानी हर प्रकार की चीजों का उन्हें ज्ञान हो रहा है, तो व्यापकता का भी सिद्धांत। फिर चयनशीलता का सिद्धांत, चयनशीलता यानी भाई इसमें कुछ चीजों का चयन करना, यानी कि सिलेक्शन करना। फिर 5वां, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, यानी इसमें चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, यानी जो भी इसमें होगा, यानी जो भी मूल्यांकन होगा उसमें बच्चे को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो मूल्यांकन के जो सिद्धांत है, इन्हें ध्यान रखना है, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य लिखिए। ये जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है उसके उद्देश्य की बात करें, उसके ऑब्जेक्टिव की बात करें। ठीक है, तो संरचनात्मक मूल्यांकन के अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो नंबर 1 भाई, निरंतर फीडबैक देना। ठीक है, संरचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, कंटिन्यूअस फीडबैक मिलेगा, यानी आप कह सकते हो रिस्पांस मिलेगा, यानी हम जो भी बता रहे हैं उसका हमें ज्ञान पता चल जाएगा कि हम वो सही बता पा रहे हैं नहीं, हम सही सिखा पा रहे कि नहीं, जो भी प्रक्रिया हो रही है वो सही से हो रही है कि नहीं। ठीक है, दूसरा भाई, कमियों में तुरंत पहचान हो जाएगी, है ना, इससे होगा क्या, बच्चे में जो कमी है तुरंत पता चल जाएगा। शिक्षण विधि में सुधार होगा, जिस मेथड से पढ़ा रहे, अगर अच्छा सीख रहा है तो समझ गया कि विधि अच्छी काम कर रही है, उसी विधि को आगे बढ़ाओ। अगर कि पता चल रहा है कि नहीं यार, इससे सभी बच्चों का अच्छा अधिगम नहीं हो रहा है, तो ये विधि काम नहीं कर रही, विधि बदलो, है ना। तो शिक्षण की जो विधियां होंगी, जो मेथड्स होंगी पढ़ाने की, उसमें सुधार हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर करेक्शन हो जाएगा। छात्रों की सक्रिय भागीदारी रहेगी, यानी बच्चे भी पढ़ने में लगे रहेंगे, बच्चों का मूल्यांकन होगा तो मूल्यांकन के डर से बच्चे और अधिगम करेंगे, और सीखेंगे, और इन्वॉल्व होंगे, सक्रिय होंगे। तो ये जो छात्रों की सक्रिय भागीदारी है वो भी मूल्यांकन के उद्देश्यों में रहेगा, है ना, ये भी संरचना मूल्यांकन के उद्देश्य में रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न होगा ये, सामूहिक साक्षात्कार क्या है ना। सामूहिक साक्षात्कार यानी कि आप ग्रुप इंटरव्यू कह सकते हो, यानी सामूहिक रूप से सबका साक्षात्कार, इंटरव्यू लेना। ठीक है, तो सामूहिक साक्षात्कार मूल्यांकन की एक ऐसी व्यवस्थित विधि है, ये बहुत ही वेल मैनर्ड और अरेंज्ड मेथड है सामूहिक साक्षात्कार, जिसमें एक ही समय में क्या किया जाएगा, 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों को एक साथ बिठाकर उनके ज्ञान, उनके भाई आप कह सकते हो कौशलों का, उनके पारस्परिक आप कह सकते हो व्यवहार का, उनका जो टीम वर्क है, समूह में काम करने की क्षमता है, ये सब जो है जांची जा सकती है। ठीक है, तो ये सामूहिक साक्षात्कार होता है, यानी मास इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू हो सकता है ना। ऐसा नहीं, इंटरव्यू में क्या होता है, एक आदमी को बिठा के उससे सवाल जवाब होता है, लेकिन सामूहिक साक्षात्कार में कई लोगों को एक साथ बिठा देंगे, 2 या 2 से अधिक लोगों को बिठा देंगे और जांचेंगे कि इनको क्या क्या आता है, एक साथ मिलकर रहना आता है कि नहीं आता है, टीम के रूप में काम कर सकते हैं, इनके अंदर गुण है, टीम भावना है कि नहीं, ये सारी चीजें, समूह भावना, तो ये सब सामूहिक साक्षात्कार से पता चल जाता है। यही सामूहिक साक्षात्कार है।
क्लियर, समझ में आया? तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये थी हमारी 6 की 6 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की इकाइयां। उम्मीद करता हूं आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया है, अपने दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड्स तक इस वीडियो के लिंक तक जरूर शेयर करें। आपका जो इंस्टाग्राम ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसमें लिंक जरूर शेयर कर दे वीडियो की। साथ ही साथ आने वाले विषयों की परीक्षा के लिए, उनके क्लासेस के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अभी ऑल रख दीजिए। परीक्षा से संबंधित कोई खबर, रिजल्ट से संबंधित खबर, ये सब कुछ आपको मिलेगी हमारे चैनल पे। उन वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते, वो पूरी जानकारी चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर हमेशा रखना, ताकि जैसी वीडियो कोई नोटिफिकेशन आए, मैं वीडियो बनाकर सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूं, आप तक वीडियो जरूर पहुंचे। साथ ही साथ अन्य विषयों के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करें, दिख जाएगी। और हम जैसे ये डेट की परीक्षा खत्म होगी, हम शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी, सीटेट की तैयारी शुरू कर देंगे। तो अगर आप सीटेट की तैयारी, शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी, एमपीटेट वर्ग 3 की तैयारी करना चाहते हो, सरकारी शिक्षक बनने का सपना रखते हो, तो आपको हमारे दूसरे चैनल स्टडी क्लास एमपीटेट एंड सीटेट, उससे जरूर जुड़ना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे सेकंड चैनल की भी लिंक दी है, या फिर आप यूट्यूब पर भी सर्च करोगे स्टडी क्लास एमपीटेट सीटेट, तो चैनल आएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहना, वहीं पर आपकी तैयारी की जाएगी जैसे डेट की परीक्षा खत्म होगी तुरंत बाद ही। ठीक है स्टूडेंट, और आप ऐसे चैनल पर जरूर जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।